हाँ जी, आज हम सूरज सिंह जी से उनकी कॉमर्स जर्नी की बात करेंगे। किस तरीके से उन्होंने 11th में पढ़ाई की, 12th में की और अभी क्या कर रहे हैं। तो अपना जो पूरी मोटिवेशनल जर्नी है वो हमसे शेयर करेंगे और आई होप कि जो भी बच्चे सुन रहे हैं उनके लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहेगा कि वो आगे अपनी पढ़ाई को और अच्छे से कर पाएँ। तो सूरज जी, आप सबसे पहले अपनी 11th क्लास, पहले तो 10th के बाद कैसे डिसीजन बना, 11th 12th कैसे हुई, फिर आगे अभी क्या कर रहे हैं, वो स्टेप बाय स्टेप बताएं। जी सर, जैसे कि 10th तो मेरी बहुत अच्छी गई थी। आई गॉट वेरी गुड परसेंटेज अराउंड 90%। बट 10th तो अच्छी गई, बट उसके बाद मन में कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम सी थी कि अब किस में स्विच करूं। मार्क्स अच्छे थे, सब लोगों का यही था कि साइंस ही लोगे, साइंस ही लोगे, 90% है तो जाहिर सी बात है साइंस ही लोगे। बट सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि मेरे को साइंस में, केमिस्ट्री में थोड़ी प्रॉब्लम थी, मुझे पसंद नहीं थी या फिर मैं अच्छे स्कोर नहीं कर पाता था। तो फिर मैं सोच रहा था, थोड़ा डिमोटिवेटिंग था कि लूँ साइंस की ना लूँ। हाँ, बट फिर मेरी एक मैथ्स और एसएसटी दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छी थी। दोनों में आई गॉट वेरी गुड मार्क्स अराउंड 96। सो आई थॉट आर्ट्स विद मैथ्स कॉम्बिनेशन, बट मुझे ऐसा कोई कॉम्बिनेशन मिला नहीं। देन मुझे सबसे बढ़िया यही मिला, कॉमर्स विद मैथ्स। तो मैं कॉमर्स विद मैथ्स में स्विच कर गया। जी, तो ये आपका डिसीजन, मुझे कॉमर्स विद मैथ करनी है। जी सर। मतलब वो इसलिए क्योंकि साइंस का एक सब्जेक्ट थोड़ा वीक है। तो फिर उससे 11th की जर्नी को कैसे परस्यू किया आपने? सर ऐसा है, 11th की होल जर्नी तो कोविड में बीत गई। पूरा ईयर ही ऐसे निकल गया। जी सर। तो कोविड में सबसे ज़्यादा बुरी बात तो ये हुई, ना मैं कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर पाया, ना पढ़ाई कर पाया, ना अच्छे से कोई चीज़ चल पाई। वो इसलिए क्योंकि स्कूल बंद हैं, कोचिंग भी ऑनलाइन चल रहे हैं, तो मतलब वो जो सिंसियरिटी है वो नहीं आ पाई। और सर मेन प्रॉब्लम थी, गवर्नमेंट स्कूल था तो वहाँ पे इतना सिंक्रोनाइज वे में काम चलता नहीं था। तो एक्टिविटी हो नहीं पाती थी। इंटरनेट इतना अच्छा भी नहीं था उस टाइम पे, या फिर चीज़ें इतनी बढ़िया से नहीं थी। ऑनलाइन भी था तो अच्छे से नहीं, अच्छा नहीं था। तो हमारे चल नहीं पाया। 11th में ज़्यादा अच्छे नहीं हुए, बट 11th से मेरे को 3 महीने पहले पता चल गया था कि एग्जाम्स होंगे, वो भी ऑफलाइन। मतलब बीच में सस्पेंस था, होंगे नहीं होंगे, पर लास्ट में क्लियर होगा होंगे। तो अब पैनिक सिचुएशन आ गई कि अब 3 महीने हैं और सिलेबस पढ़ना है। तो वो कैसे टैकल किया आपने? जी सर, सबसे मुश्किल तो वही था उस टाइम पे, क्योंकि मैं फंस चुका था। मैंने कहा अब मैं क्या करूं। फिर मैंने थोड़ी ज़्यादा मेहनत करी, आप कह सकते हो 5th गियर लगाया या फिर जो भी है, इधर उधर से यूट्यूब से, अपने उधर से कोचिंग्स ली, बहुत सारी मेहनत करी। देन आई गॉट पास, वो भी अच्छे मार्क्स से मैं पास हो गया 11th में। अच्छा, इसमें ना मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, इसमें कई बार ना बच्चे जैसे 11th में आते हैं तो आपके तो 6 महीने इसलिए खराब हो गए क्योंकि कोविड था। आज के टाइम पे भी हम ऐसे बच्चों से मिलते हैं कि अभी तो कोविड नहीं है, कि भाई दिसंबर में, नवंबर में सर कोचिंग करना है। हमसे पूछे पूरे साल कहाँ थे, कि सर बस सर्च ही कर रहे थे या पढ़ नहीं पाए थे, जो भी रीजन था, मतलब पढ़ नहीं पाए। तो नवंबर दिसंबर में आके भी अगर बच्चे, मतलब ड्यू टू, पहले तो आप कोविड में थे, अब कोविड भी नहीं है, तो ऐसे बच्चे भी अगर दिसंबर से भी मेहनत कर लें तो शायद वो भी अच्छे परसेंटेज ला सकते हैं अगर ढंग से मेहनत करते हैं, सिंसियर। जी सर, बिल्कुल। तो ये 11th आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आया 12th में। तो अब वो तो नहीं रहा कि अभी भी दिसंबर में ही पढ़ना है? नहीं सर, 12th में तो ऐसा कुछ नहीं था। 12th में मैं प्रीटी क्लियर था कि कुछ करना है, और उस टाइम मुझे ये भी क्लियर हो गया था अब ऐसे काम नहीं चलेगा कि लास्ट के 6 मंथ्स पढ़ लूंगा, नहीं होगा ऐसा। जी। तो मैंने सबसे पहले तो एक अकाउंट्स की क्लासेस लेना स्टार्ट कर दी, जो कि मेरे एरिया में अवेलेबल थी, सिर्फ अकाउंट्स की अवेलेबल थी। तो अकाउंट से तो काम चलना नहीं था। स्कूल में मैं अकाउंट्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा था, मैथ्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा था। एक दिन क्या हुआ, ये रियल वाकया है सर, क्लास में इको की हमारी मैम थी और हमारी क्लास चल रही थी नेशनल इनकम की। तो मैम ने पढ़ाया, ठीक है, तो शुरू में समझ आ गया मुझे, बट इन नेशनल इनकम निकालने का एक सेकंड मेथड होता है, इनकम मेथड। सर मैम ने वो पढ़ा दिया, थोड़ा बहुत तो समझ आ गया उस टाइम पे, बट जब मैम ने क्वेश्चंस दिए तो बने ना। मुझसे क्या, इवन पूरी क्लास से ना बने, बट एक लड़का था उसी बीच में मेरी उससे थोड़ी दोस्ती भी हो गई। उसका नाम था केशव। अच्छा। सर वो क्वेश्चन बना लिया कर रहा था, तो मैं थोड़ा सा नर्वस, मैंने कहा ये कैसे बना ले रहा है, किसी से भी नहीं हो रहे हैं, किसी से भी नहीं हो रहे हैं और हमसे भी नहीं हो रहे हैं, मैथ्स में हम अच्छे, अकाउंट्स में। फिर मैम चली गई, फिर मैंने उससे बगल में बैठा, उससे बात करी, तो फिर उसने, उसका कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा क्लियर था कि उसने मेरा भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, केशव जी। तो सर फिर उसने मुझे पूरा बता दिया और मुझे वो अच्छे से समझ भी आ गया और एकदम अच्छे से आ गया। तो ऐसे में धीरे धीरे उससे पूछता था और सब उसके कॉन्सेप्ट सही में क्लियर थे, ज़्यादा ही अच्छे से। काफ़ी चीज़ें मैं उससे पूछता था तो वो बताता था मुझे और हेल्पफुल भी था मेरे लिए। तो इको में तो अच्छे नंबर आ गए और फिर सर ऐसे ही पेपर्स हुए
पेपर में मैंने देखा मेरे इको में तो अच्छे मार्क्स आ गए, सब में ठीक आ गए, बट बिजनेस एक लैग फैक्टर था मेरे। लैगिंग फैक्टर था। जी जी सर। तो सर बिजनेस तो इतना ज़्यादा खराब था कि मुझे ऐसा लगा कि मैं फेल हो जाऊँ। फेल हो जाओ। हाँ जी सर। ठीक है, फिर उसको कैसे टैकल किया? अब सर मैंने कहा कोई टीचर भी नहीं है हमारे एरिया में, तो मैंने कहा कैसे करूँ। फिर मैंने केशव के पास ही गया, मैंने कहा जब इसे पता हो गए तो फिर उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करके हमारे एक सर हैं, नोट्स उनके बहुत अच्छे हैं, तो सर किसी कारण मैं उतनी दूर जा नहीं पाता या फिर मैं नहीं कर पाता वहाँ पे, तो फिर उसने मुझे नोट्स प्रोवाइड किए। वो एक बहुत अच्छा था और टीचर्स भी वहाँ पे बहुत अच्छे थे, जो कि मेरे को वो उनके पब्लिक नोट्स नहीं थे, वो प्राइवेट थे, फिर भी उन्होंने मुझे अवेलेबल करवाए। एक्चुअली क्या है, जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं तो नोट्स क्या है वो उन्हीं बच्चों के लिए हैं, तो पब्लिक के लिए क्या है कि जब तक टीचर उनको ना समझाए तो पब्लिक करने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि एक पर्सन चाहिए उनको समझाने के लिए। तो यहाँ से जो भी नोट्स और जो भी चीज़ें मिलती हैं उसके लिए एक मेंटोर चाहिए समझाने के लिए, तो वही उन्होंने आपको दिए। जी जी सर। तो केशव जी तो 11th से यहीं पढ़ते थे, 11th भी पढ़े यहाँ, 12th भी और अभी भी पढ़ ही रहे। तो कहीं ना कहीं जब सब बच्चा सारे सब्जेक्ट पढ़ रहा होता है ना, पहली चीज़ जैसे आपने बार बार मेंशन किया कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, अगर वो है ना तो एक बच्चा भी बच्चे को समझा सकता है अगर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि वो सेम क्लास में फिर भी समझा पा रहा है। श्योर। और आगे फिर जब उन्होंने बीएसटी में हेल्प की, फिर सर बीएसटी में उसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी और सर के नोट्स भी अच्छे थे। मुझे सर की बुक्स उस टाइम पब्लिश हो चुकी थी, तो मेरे लिए पढ़ना आसान हो गया था थोड़ा बहुत। और सर इतना ज़्यादा आसान हो गया, सर के कुछ अच्छे नोट्स, क्रिस्प नोट्स भी होते हैं जो एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। शॉर्ट में थे वो। ये इको में भी होते हैं और आपके बिजनेस स्टडीज़ में भी होते हैं। तो मैंने एट द एंड इसे पढ़ा और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ। फिर बिजनेस में कितने मार्क्स ले आए? 95 12th में जी जो मतलब अभी तो आप डर रहे थे दिसंबर में कि फेल ना हो जाऊं। हाँ सर। फिर वहां से 95 तो इसका मतलब 2-3 महीने भी बहुत अच्छे से यूज हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे। फिर इको में कितने आए? इको में 90 मार्क्स आए। उसमें 90 आए, तो मामला तो उसमें भी खराब ही था। हाँ जी सर। पर इसमें आपकी मेहनत की ये दाद देनी पड़ेगी कि आपने 0 पॉइंट से दिसंबर में ये सोच लिया कि इन सब्जेक्ट में मैं फेल हूँ, और इतने ऑड्स के बाद भी बच्चों से हेल्प लेके ये काम कर लिया। तो इसमें 2 लोगों की बहुत बड़ी मेहनत रही, एक तो जो पढ़ने वाला है उसमें भूख थी पढ़ने की, एक जो बताने वाला है। ऐसा दोस्त भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्त के मैंने जो ज्यादातर देखे हैं कि वो पूछ रहा है बताना ही नहीं है। तो एक तो आजकल के बच्चों में सिंसियरिटी आना कि भाई मुझे पूछना है, दूसरा सामने वाला भी उतनी एनर्जी से बता दे और आपको वहां तक ले जाए। तो केशव जी की जो 90 और 95 आप लाए हैं इको बीएसटी में, वो पूरा क्रेडिट केशव जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने अच्छे दोस्त का जो फर्ज है वो निभाया। जी सर, उनका भी और आप लोग का भी मैं थैंकफुल रहूंगा सर, क्योंकि आपने नोट्स प्रोवाइड कराए। नहीं देखिए, नोट्स तो क्या है कि नोट्स प्रोवाइड किए और आप तक वो पहुंचे, लेकिन पहुंचे वो सब तक तो नहीं पहुंचे। आप तक क्यों पहुंचे? क्योंकि आपने वो हंगर दिखाया कि मुझे इनसे पढ़ के स्कोर करना है। तो ये आपके लिए भी बहुत मतलब अप्रिशिएबल पार्ट है कि आपने मतलब इतने ऑड्स के बाद भी इतना अच्छा स्कोर किया। तो 12th कंप्लीट करने के बाद सर 12th कंप्लीट करने के बाद सच तो मैंने कुछ सोचा नहीं था कि सीए करूंगा, क्योंकि सीए के बारे में बहुत नेगेटिव इमेजें बनी हुई थी और मेरे अगल बगल भी सब कहते थे अरे मत करो, ये फेल होते हैं इसमें कुछ नहीं रखा। फिर मैंने भी सोचा था सीए नहीं करेंगे, आगे कॉलेज लेते हैं और फिर उसके बाद एमबीए में सोचा था। बट फिर सर मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो फिर मैंने केशव से दोबारा कॉल करी, मैंने कहा क्या मतलब अब केशव जी आपके लिए दूसरे रूप में आ चुके हैं। हाँ जी, कि जब भी कोई दिक्कत हो केशव जी आ जाओ। केशव जी के पास, केशव जी के पास आप थे ना सर। अच्छा। तो फिर मैंने उससे पूछा, तो उसने कहा मैं सीए करूंगा। मैंने कहा अब सीए, फिर मैंने माइंड में सोचा, मैंने कहा अब इतनी दूर जाना पड़ेगा घर से, बहुत चीज़ें दिक्कतें आएंगी। फिर मैंने पूछा कहाँ से करोगे? फिर उसने बताया मैं केडीसी से ही करूंगा, जहाँ से मैं 11th-12th पढ़ रहा था। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा हाँ, मैंने घर पे अपने मन में सोचा, मैंने कहा यार सब कुछ तो ठीक है, 11th-12th भी बहुत अच्छा था, क्लियर कर, और केडीसी वालों की बातचीत भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, मतलब जब करा दिया इन्होंने 11th-12th में। फिर मैं आ गया फाउंडेशन में, और फाउंडेशन में आने से पहले भी सर मैंने किसी से पूछा था, मैंने उनसे नाम नहीं पूछा था कोचिंग का, मैंने जस्ट पूछा था फाउंडेशन के लिए बेस्ट कोचिंग कौन सा रहेगा यहाँ पे। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे करके फलाना एक कोचिंग है, वो यहाँ से पढ़े हुए थे। अभी फिलहाल में पढ़ते नहीं है, बट फिर भी उन्होंने आप ही के बारे में रिगार्ड दिया मुझे, कमल सर करके हैं, उनके पास जाइए आप और पक्का पास हो गए। मैंने कहा ठीक है। फिर सर मैं आपके पास आ गया। तो इसका मतलब आपने पहले हमारी मतलब ऑडिटिंग की, पहले क्या ना क्रॉस चेकिंग की, पहले कंफर्म कर लो कि जाना ठीक भी है कि नहीं, जैसा आप कहें सर। हाँ, तो फिर सर मैं बहुत सोच समझ के आया वहाँ पे, और सर ये शायद मेरे लिए बेस्ट डिसीजन भी था, मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। तो फिर जैसे आपने डिसीजन लिया, तो फिर जर्नी को, जो पूरी सीए फाउंडेशन में 6 महीने की जर्नी है, उसको मतलब कैसे एलेबोरेट करोगे आप? मजेदार थी कि टॉर्चर भरी थी? दोनों ही था सर।
दोनों ही थी उसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ ज़्यादा ही अच्छी जर्नी थी वो, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ऐसा था ना, मैं उसे हमेशा मिस करूँगा और हमेशा वो मेरी लाइफ का एक अच्छा पार्ट बन जाएगी। जहाँ मुझे कुछ भी नहीं आता था, कई बार तो सर भी ऐसे, सर ही थे हमारे टीचर तो सर भी परेशान हो जाते थे। सर भी कहते थे बेटा आपने 11th पढ़ी कि नहीं पढ़ी। देखो जो आपने खुद ही मेंशन किया था कि 11th में कोविड था, अब फाउंडेशन में क्या सारा सिलेबस कहाँ का है, 11th क्लास। अब बार बार जब आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ाओगे वो पार्ट गायब है, तो फिर ऐसा लगता है कि बच्चे 11th में मतलब पढ़ा भी था कि नहीं। लेकिन ओवरऑल अगर उस पॉइंट को अच्छे से कर लें तभी आगे का कुछ रोड मैप क्लियर होगा। तो फिर सर भी समझ गए थे कि कहाँ से पकड़ना है, तो सर ने शायद एकदम नीचे से रूट, जड़ जिसे कह सकते हैं, सर ने 11th से स्टार्ट कराई और फाउंडेशन तक खत्म कर दिया। तो उसमें जो आपका, जैसे आपने कहा जर्नी बहुत अच्छी रही, उसमें जो नेगेटिव पार्ट था वो बताइए जरा कि उसमें मतलब आपके लिए जर्नी मुश्किल कैसे रही। हाँ जी सर, नेगेटिव पार्ट तो कुछ भी नहीं था। जब आप थे नहीं सर, था जब आप पढ़ते थे कहते थे ना सर सुबह 7 बजे मत बुलाया करो। अब 7 बजे सुबह उठ के आना, वो भी आज की 21st जनरेशन में जहाँ बच्चे 11 बजे सो के उठते हैं, वहाँ 7 बजे आना, वो फ्रस्ट्रेशन में रोज देखता था नहीं तो फिर वो 7 बजे कैसे मैनेज करते थे सर? अब तो आदत सी हो गई। नहीं उस टाइम तो नहीं थी ना। जी उस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं थी सर। आपने वही थोड़ा बहुत टॉर्चर कह सकते हैं सर। सुबह 7 बजे बुला के, मैंने तो वो दिन भी देखे जब शाम के 7:30-8 बजे तक जाया करते थे, मतलब 12 घंटे। हाँ वो दिन भी देखे, मतलब मुझे उसमें समझ में नहीं आ रहा, मतलब उसको कैसे कह रहे हो, टॉर्चर कह रहे हो कि अच्छा कह रहे हो? नहीं सर ऐसा भी नहीं है, मतलब ये एक अच्छा था सर वो डिसीजन, मतलब जो भी आप लोग करते हो सर। और सर ये एक मातृ कोचिंग ऐसा होगा जहाँ पे आप लोग पर्सनली इतना ध्यान देते हो बच्चों पे, माँ बाप की तरह। देखिए कोचिंग में क्या है, मैं अगर कहूँ ज़्यादातर रिजल्ट अगर ख़राब हो रहे हैं जो हम आज चेक करते हैं वो ये है कि बच्चों पे ना ध्यान देने की वजह से ख़राब होता है। मतलब ऐसा नहीं कि जो बच्चे फेल हो रहे हैं वो डिजर्व करते हैं फेल होना, वो कहीं ना कहीं लैक ऑफ गाइडेंस का या टीचर की मतलब टच में ना होने का कारण है जो इस इंडस्ट्री में ज़्यादा रिजल्ट ख़राब होते हैं। अगर वो रेगुलर टच में है टीचर के और रोज़ाना का जो पैटर्न है यहाँ पे पढ़ने का अगर वैसा है तो इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस कोर्स नहीं है कि आप ना कर सकें। तो आपने वो बहुत अच्छे से बखूबी किया भी, और जो भी समझाया गया था ऐसे उठना है, ऐसे आना है, इतने घंटे पढ़ना है, तो बच्चा मानेगा भी, तभी कहने का भी फायदा है। ठीक है जी सर। तो फिर पेपर देके कैसा लगा आपको? सी फाउंडेशन के एग्जाम शुरू पेपर देके तो मजा सा आ गया, मजा आ गया। लेकिन मैंने ऐसा देखा फाउंडेशन के पेपर में हालत खराब हो जाती है बच्चों की। सर हाँ हमने भी ऐसे ही सुना था, बट ऐसा हुआ नहीं। सेंटर्स पे भी कुछ माहौल जी सर गर्म रहता है। एट द एंड जब आप आए थे वहाँ पे तो काफी बच्चों से मिले थे, तो उनका यही था कि नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, मतलब दोबारा इसी पेपर को देने हैं। तो आप रिजल्ट के बारे में कुछ कमिट कर सकते हैं? देखो कमिटमेंट इसलिए क्योंकि सीए फाउंडेशन का पेपर देके कोई नहीं कह सकता मेरा रिजल्ट क्या आएगा, 90% बच्चे नहीं कह सकते। तो आप कुछ कमिटमेंट करना चाहते हैं पब्लिकली? रिजल्ट के बारे में क्या आएगा, मतलब पॉजिटिव ही आएगा या कुछ सस्पेंस है? सस्पेंस तो नहीं है, मतलब पॉजिटिव जरूर आएगा, मतलब रिजल्ट पास का है। पास है। तो इससे ना ये मेहनत दिखती है बच्चे की कि सीए फाउंडेशन एग्जाम देने के बाद बच्चा रिजल्ट का वेट तो नहीं कर रहा है, के लिए पढ़ाई भी शुरू कर चुका है और उनको अंदर से कॉन्फिडेंस है कि मैं पास ही होऊंगा। ये तब आ सकता है जब हमने जो 6 महीने 8 महीने जो पढ़ाई की है वो बहुत अच्छे से की हो, कि रिजल्ट का वेट नहीं करना है, हमने एग्जाम दे दिया, रिजल्ट आ जाएगा, जैसा भी आएगा पास हम हो जाएंगे। मतलब पासिंग के लिए भी कॉन्फिडेंस आना ऐसे एग्जाम में वो तभी हो सकता है जब बच्चे ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और डेडिकेशन दिखाई हो। तो हम आपको पढ़ा के भी बहुत अच्छा लगा, और जब आप लोगों के अच्छे अच्छे मार्क्स आते हैं तो हमारे लिए वही फूड है और वही सब कुछ है। तो हम भी बहुत ज़्यादा अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चों का अच्छा रिजल्ट आए और आगे आप लाइफ में ऐसी तरक्की करते रहे। तो हम आगे फिर और अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनसे, अगले स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करेंगे और फिर आपके साथ वो शेयर करेंगे। आई होप आपको हमारा डिस्कशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।